नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 13 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। संशोधित एसटी कानून लागू करवाएंगे, उद्योग मंत्री बोले। सीएम और मैं केंद्र से करेंगे हाटी हितों की पैरवी। हाटी समुदाय से जुड़ा अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून हिमाचल में जल्द लागू होगा। अगर इसके लिए केंद्र सरकार से भी मुलाकात करनी पड़ी तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मैं केंद्र तक जाने को तैयार है। यह ऐलान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। चौहान शिमला में हाटी विकास मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रदीप सिंगटा और डॉक्टर रमेश सिंगटा ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय कानून में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है और न ही इसे लटका सकती है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जैसे ही यहां आएगा, राज्य सरकार संशोधित एसटी कानून को लागू कर देगी। हाटी समुदाय उद्योग मंत्री से आग्रह किया है कि जिस मूल भावना के साथ संसद से संशोधित अनुसूचित जनजाति विधेयक पारित किया गया है, उसे उसी रूप में हिमाचल प्रदेश में लागू करवाने में सहयोग करें। गौर हो कि 4 अगस्त को संशोधित संवैधानिक विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई थी। 4 अगस्त को यह कानून बन गया था, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया है। प्रतिनिधिमंडल में हाटी विकास मंच के पदाधिकारी मदन तोमर, विनोद बिरसांटा, सुरेश सिंगटा, बलबीर चौहान, विक्रम नेगी, सतपाल बिरसांटा, मुकेश ठाकुर, सचिन तोमर, हाटी यशपाल ठाकुर सहित आदि हाटी नेता उपस्थित रहे। प्रदेश को 18% फ्री बिजली देते रहें, हाई कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के जारी किए आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने किन्नौर जिला में स्थित करछम वांगतू बिजली प्रोजेक्ट द्वारा हिमाचल राज्य को दी जा रही 18% मुफ्त बिजली देने के बारे में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश पारित किए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ऊर्जा सचिव व ऊर्जा निदेशालय को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार को दी जा रही 18% मुफ्त बिजली का हिसाब किताब बनाए रखें। मुफ्त बिजली दर में आए बदलाव याचिका पर होने वाले आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा। अब मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता कंपनी जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार के साथ हुए अनुबंध के अनुसार प्रथम 12 वर्षों तक कुल बिजली उत्पादन की 13% बिजली को मुफ्त में हिमाचल प्रदेश को देना तय हुआ था, जबकि बाकी बचे हुए 28 वर्षों तक 18% मुफ्त बिजली देना तय हुए था। कोर्ट को बताया गया कि प्रोजेक्ट ने हिमाचल को 18% की दर से मुफ्त बिजली देना शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वह 18% मुफ्त बिजली अपनी आपत्ति के साथ हिमाचल को दे रही है, ताकि याचिकाकर्ता प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। कंपनी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार को आदेश दिए जाएं कि वह 18 नवंबर 1999 के अनुबंध को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग विनियमन अधिनियम 2019 के अनुसार लागू करे, न कि करार में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार। प्रार्थी ने मुफ्त बिजली देने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नियमों का पालन करने के आदेशों की गुहार लगाई है। हिमाचल को चाहिए 2 नए कुलपति। एचपीयू और एसपीयू मंडी में वीसी नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी गठित। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल के 2 विश्वविद्यालय में कुलपति के चयन के लिए सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है।
प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए 2 अलग-अलग कमेटियां बनाई गई है। राज्यपाल के सचिव की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए बनाई गई कमेटी में अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश्वर सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार दुबे को सदस्य बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इसी कमेटी में राज्य सरकार की तरफ से भी एक नॉमिनी आएगा। यह कमेटी 30 अक्टूबर को सुबह बैठक करेगी और कुलपति को लेकर नाम सुझाएगी। दूसरी सर्च कमेटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में कुलपति की नियुक्ति के लिए बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर HD चरण को बनाया गया है। इस सर्च कमेटी में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर JP पांडे को मेंबर बनाया गया है। प्रोफेसर पांडे भी गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस कमेटी में भी एक नॉमिनी राज्य सरकार का आएगा और यह कमेटी 31 अक्टूबर को कुलपति के चयन के लिए बैठक करेगी। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार अब भी केंद्रीय विवि के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल के पास है, जबकि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में VC ही कुलपति का काम देख रही है। 10 मीटर जमीन का विवाद खत्म। RTDC ने NHAI को सौंपी जमीन। कैंची मोड़ पर अब बनेगा 4 लेन। कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे में NHAI को बड़ी सफलता मिली है। यहां 10 मीटर हिस्से का विवाद खत्म हो गया है। रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन RTDC जमीन देने को राजी हो गया है और इसके बाद अब बरसात से बर्बाद 4 लेन के दोबारा पूरी तरह बहाल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे पर मंडी और कुल्लू के बीच कैंची मोड़ में पूरा नेशनल हाईवे धंस गया है। यहां सबसे नीचे BBMB का डैम है, इसके बाद नेशनल हाईवे और इसके ऊपर RTDC की जमीन है। इस जमीन के ऊपर एक बार फिर नेशनल हाईवे गुजरता है। नेशनल हाईवे की इस कैंची के बीच में RTDC की रोपवे स्टेशन बिल्डिंग होने की वजह से यहां NH को दोबारा बहाल करना मुश्किल हो रहा था। इस बारे में NHAI ने पहले जिला प्रशासन और इसके बाद RTDC से मीटिंग की थी और बीते दिनों NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने RTDC के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद जमीन के इस टुकड़े को NHAI के हवाले करने पर हामी भर दी। अब NHAI 4 लेन का निर्माण बिना किसी बाधा के पूरा कर रहा है, लेकिन अब भी यहां सबसे बड़ी दिक्कत दंगा लगाने की है। कैंची मोड़ पर जहां सड़क ध्वस्त हुई है, वहां की डैम से सड़क की ऊंचाई करीब 30 मीटर है। इस दंगे को लगाने में NHAI को करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में कुल्लू दशहरा से पहले तक 4 लेन के इस हिस्से के बहाल होने की संभावनाएं भी फिलहाल कम हैं। HDM 2 करोड़ रुपए देगा NHAI। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे पर कैंची मोड़ का असर न पड़े, इसके लिए NHAI ने PWD को 2 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। PWD इस बजट का इस्तेमाल कुल्लू तक पहुंचने वाले पुरानी सड़क को बहाल करने में करेगा। NHAI ने विभाग के लिए जरूरत पड़े पर 1 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त भी तय की है। इस राशि का इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं। HC ने राज्य सरकार को 1 महीने में पेंशन सभी लाभ देने के दिए निर्देश। प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं, बल्कि पेंशनर द्वारा लंबी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के पश्चात अर्जित की जाती है।
यह संविधान की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक सहायता है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश रूपलाल द्वारा दायर मामले में पारित किया। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता वर्ष 1991 में आईपीएच में दैनिक वेतन सेवा के आधार पर फिटर के रूप में कार्यरत था। उसकी सेवाएं वर्ष 2002 में नियमित कर दी गई। वह नियमित आधार पर 8 वर्षों तक सेवाएं प्रदान करने के बाद वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त हो गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 1 महीने के भीतर पेंशन के सभी लाभ देने का निर्देश दिया है। हालांकि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने की तारीख से 3 साल पहले वित्तीय लाभ पाने का हकदार होगा। प्रवासी परिंदों के स्वागत को तैयार वन्य प्राणी विभाग। नवंबर में शुरू होगी उड़ान। इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का भी होगा आयोजन। वन्य प्राणी विभाग ने प्रवासी परिंदों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवंबर माह से पौंग बांध समेत अन्य जगहों पर विभाग उपकरण स्थापित करेगा। साथ ही इन परिंदों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। इस बार वन्य प्राणी विभाग इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का भी आयोजन करेगा। हालांकि इसके लिए तारीख भविष्य में तय की जाएगी। फिलहाल विभाग ने पौंग बांध में पहुंचने वाले प्रवासी परिंदों की गिनती को लेकर बैठकों का शेड्यूल तय कर दिया है। गौरतलब है कि गत साल करीब 100 प्रजातियों के 1.5 लाख पक्षी पौंग बांध समेत हिमाचल के अन्य झीलों तक पहुंचे थे। प्रवासी परिंदों की आमद सर्दियों में शुरू होती है और सैकड़ों मील की यात्रा कर यह यहाँ पहुँचते हैं। करीब 3 महीने पौंग झील या आसपास के क्षेत्रों में गुजारने के बाद इनकी वतन वापसी हो जाती है। खास बात यह है कि बीते कुछ सालों से विदेशों से आने वाले इन पक्षियों की संख्या और प्रजाति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 10 से ज्यादा नई प्रजातियां हिमाचल पहुंची हैं, जबकि करीब 30,000 पक्षियों की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। हिमाचल आने वाले पक्षियों में ज्यादातर तिब्बत, मध्य एशिया, रूस और साइबेरिया से यहां पहुंचते हैं। जिन प्रजातियों के पक्षी यहां अब तक पंजीकृत हुए हैं, उनमें पाइड एवोकेट, नार्दर्न लैपविंग, कॉमन क्रो, लेजर व्हाइट फ्रंटेड गूज, रेड क्रस्टेड और फेरुगिनस पोचर्ड शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां पिछले साल पहली बार प्रदेश में देखी गई थीं। इन पक्षियों को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम भी पहुंचता है। राज्य सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। इसी क्रम में अब आने वाले दिनों में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल अनिल ठाकुर ने बताया कि नवंबर महीने से प्रवासी परिंदों का आगमन शुरू हो जाएगा। सर्दियों में यह पक्षी पौंग डैम समेत अन्य इलाकों में पहुंचते हैं। यहां 3 महीने तक रुकने के बाद अपने घर लौट जाते हैं। बीते कुछ सालों से प्रवासी परिंदों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आने वाले दिनों में वन्य प्राणी विभाग इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल भी आयोजित करेगा। ऊना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, वीडियो भी बनाया, चचेरे भाई ने अंजाम दी वारदात, मामला दर्ज। ऊना जिला के एक गांव में चचेरे भाई द्वारा नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला पुलिस थाना में पहुंची है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और बच्ची का मेडिकल करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवक व युवती दोनों ही नाबालिग बताए जा रहे हैं। छात्रा 9वीं तो आरोपी छात्र 11वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि करीब 1 माह पहले उसके चचेरे भाई ने घर में ही उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बारे में इसने अपने परिजनों को भी बताया था,
लेकिन तब मामले को दबा दिया गया था। लेकिन आरोपी छात्र बाद में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने का वीडियो भी बनाया है, जिसे वायरल करने की धमकियां भी दे रहा था। इस संबंध में एएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। टीएमसी में मिले हथियार मामले में 2 हिरासत में। बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं मामले के तार, अन्य अपराधों में शामिल आरोपी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में 1 महीने पहले टांडा मेडिकल कॉलेज के निकटवर्ती क्षेत्र में पुलिस को मिले देसी कट्टे व नशीली दवाइयों के मामले में कांगड़ा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें पंजाब का रहने वाला विनय भंडारी व ज्वालामुखी का रहने वाला रोहित, जो कि अमृतसर में अपने ससुराल में रहता है, का नाम शामिल है। उक्त दोनों ही आरोपी सजायाफ्ता कैदी व उद्घोषित अपराधी हैं और कई क्राइम की घटनाओं में शामिल रहे हैं। उक्त में से रोहित हत्या मामले में जेल में सजा काट रहा है और घटना के दौरान पैरोल पर बाहर चल रहा था। इतना ही नहीं, मामले में जुड़े हुए आरोपी बिश्नोई गैंग से संबंधित बताए जा रहे हैं। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि दोनों लोग बिश्नोई गैंग से संबंधित हैं। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों लोग गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। दोनों ही लोग पंजाब व अन्य जगहों पर हुई विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसमें हत्या से लेकर नशे के मामलों में भी दोनों शामिल रहे हैं। मुख्य आरोपी पंजाब का रहने वाला है। एसपी कांगड़ा ने कहा कि पंजाब निवासी विनय भंडारी ने देसी कट्टे और नशीली दवाइयां ज्वालामुखी के उसके सहयोगी रोहित को दी थीं। शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्य आरोपी विनय भंडारी ने पंजाब में किसी व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की थी, जिसमें देसी कट्टा उसके हाथ में फटने के कारण विनय घायल हो गया। इस दौरान विनय ने अपना इलाज गढ़शंकर व अन्य कई जगहों पर करवाया। घायल होने के चलते विनय भारी सामान उठाने में असमर्थ हो गया था, जिसके चलते विनय ने देसी कट्टे व नशीली दवाइयों की बोरी ज्वालामुखी के अपने सहयोगी रोहित को शाहपुर में दे दी थी। आरोपियों द्वारा उक्त सामान को जब ले जाया जा रहा था तो टांडा मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस का नाका लगने के चलते बैग को साथ में लगी झाड़ियों में फेंक दिया तथा मौके से फरार हो गए। एसपी ने कहा कि एसपी ने बताया कि डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा तथा एसएचओ कांगड़ा संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने इस मामले में व्यापक जांच के बाद इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले टांडा मेडिकल कॉलेज के कुछ दूरी पर एक मंदिर के पास झाड़ियों में 3 देसी कट्टे, 40 राउंड गोलियां, 2 चाकू व 5250 नशे की गोलियां मिली थीं। जमीनें खरीदी, गहने बनवाए, एसयूवी गाड़ी ली, महिला पुलिस कर्मचारी ने कुछ ही समय में बना ली करोड़ों की संपत्ति। प्रदेश में सामने आए क्रिप्टो ठगी के तार पुलिस महकमे के मुलाजिमों से जुड़े के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि खाकी की आड़ में इस धंधे में संलिप्त कर्मचारियों ने मोटी कमाई कर न केवल इस रैकेट को आगे बढ़ाया, बल्कि थोड़े ही समय में करोड़ों की प्रॉपर्टी भी बना ली। इंटरनल जांच में ऐसी सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि अभी तक जिन पुलिस कर्मियों पर शक की सुई घूमी है वे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के हैं। जिला हमीरपुर की एक पुलिस चौकी में तैनात जिस महिला कांस्टेबल पर जिला मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 1 के जिस व्यक्ति ने 11 लाख की ठगी के आरोप लगाए हैं, उस महिला की करोड़ों की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। जिला हमीरपुर के ही एक गांव से ताल्लुक रखने वाली और केवल कांस्टेबल पद पर तैनात इस महिला द्वारा कुछ महीने पहले नई जमीन खरीदने, लाखों के गहने बनाने और एक एसयूवी गाड़ी खरीदने का खुलासा हुआ है।
हमीरपुर के पीड़ित व्यक्ति ने इस बारे में मंडी जिला में साइबर क्राइम सेल में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे एक अन्य व्यक्ति ने मिडलमैन का रोल अदा करते हुए उस महिला कांस्टेबल से मिलवाया था। महज 4 महीने में पैसा दोगुना करने के वादे से बहकाए पीड़ित ने महिला पुलिस कर्मी को 11 लाख नकद सौंप दिए थे। बताते हैं कि इसी तरह कई अन्य लोगों ने भी, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 5 लाख सहित लाखों की रकम इस महिला के पास यह सोचकर जमा करवा दी थी कि कुछ ही महीनों में उनका पैसा डबल हो जाएगा। यही नहीं, क्रिप्टो ठगी के इस खेल में एक पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल को कुछ महीने पहले पंजाब के जीरकपुर में गिरफ्तार किया गया था, जो कि आजकल पंजाब की जेल में कैद है। बताते हैं कि यह जिला हमीरपुर के नादौन उपमंडल का रहने वाला यह पुलिसकर्मी हमीरपुर सदर थाने में तैनात रहा है और उसने वर्ष 2021 में विभाग से सेवानिवृत्ति ले ली थी। धर्मशाला में डीजीपी आज एसआईटी के अधिकारियों से करेंगे समीक्षा बैठक। शिमला, डीजीपी संजय कुंडू क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले की शिकायतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद शुक्रवार को डीजीपी संजय कुंडू धर्मशाला में एसआईटी के अधिकारियों के साथ क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। करोड़ों के ठगी मामले में एसआईटी ने क्या कार्रवाई की है और आरोपियों की कितनी संपत्ति एसआईटी ने जब्त की है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अब तक कितनी शिकायतें आई और उनमें कितनी राशि ठगी गई है, इस बारे में एसआईटी से जानकारी ली जाएगी। गौर हो कि पंजाब पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हिमाचल पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मी सुनील कुमार और अश्वनी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस की जांच में अब तक 198 करोड़ का ठगी आंकड़ा सामने आया है। पंजाब पुलिस ने आरोपियों मोहाली में 8 संपत्तियों को जब्त किया है। पंजाब पुलिस ने 2 और आरोपी विपिन और अभिषेक का पता लगाया है। पंजाब पुलिस की टीम ठगी मामले में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ को हिमाचल में भी छापामारी कर सकती है। इसके अलावा हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में गिरफ्तार किए मास्टरमाइंड हेमराज और सुखदेव को गिरफ्तार किया है। एसआईटी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। आरोपियों ने खुलासा किया है कि करोड़ों के इस क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। बताया जा रहा है कि इस रैकेट के सरगनाओं ने सबसे पहले नेताओं और बड़े अधिकारियों को ही जाल में फंसाया। उसके बाद धीरे धीरे ठगों की चेन बढ़ती गई। करोड़ों के इस ठगी मामले में कई पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। शातिरों ने करीब 1 लाख से अधिक लोगों को ठगा है। एसआईटी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी ठगी की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ठगी मामले की राशि का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि करोड़ों की ठगी मामले का मास्टरमाइंड सुभाष अभी फरार चल रहा है। उधर डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि ठगी मामले के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पति पत्नी ने क्रिप्टो में डुबाए लोगों के करोड़ों, पुलिस कर्मचारी और उसकी पत्नी ने कई सेवानिवृत्त अधिकारियों, जवानों को बनाया शिकार। क्रिप्टो करेंसी के महाफ्रॉड में हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मियों के भी बड़े स्तर पर शामिल होने और लोगों को लूटने के मामले अब रोज सामने आ रहे हैं। मंडी जिला में एक पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी पर भी क्रिप्टो के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपए डुबाने व हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी की पत्नी भी सरकारी नौकरी में है। दोनों ने कई सेवानिवृत्त अधिकारियों व पुलिस जवानों को क्रिप्टो करेंसी के खेल में फंसाकर पैसे लगवाए हैं।
यही नहीं, इस खेल में दोनों मोटी कमाई भी की है और लाखों की संपत्ति बनाई है। पैसा वापस मांगने पर अब निवेशकों को छेड़छाड़ के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने ही महिला के बहकावे में आकर 12.50 लाख रुपए डुबाए हैं। शिक्षक को महिला ने 6 महीने में पैसे डबल करने का लालच दिया है। अब पैसे वापस मांगने पर सेवानिवृत्त शिक्षक को डराया जा रहा है। इस मामले में दोनों के विरुद्ध पुलिस के अलावा उनके संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के पास धोखाधड़ी करने की शिकायत पहुंच गई है। क्रिप्टो करेंसी के खेल में लाखों की कमाई की है। दोनों ने इसी तरह कई अन्य लोगों को अपना शिकार बनाया है। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी के इस खेल में न सिर्फ पुलिसकर्मी व बल्कि पुलिस के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल रहे हैं। इस मामले में मोहाली पुलिस हमीरपुर जिला के एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। क्रिप्टो में किंग इस पुलिसकर्मी ने 2021 में विभाग को अलविदा कह दिया था। इसी तरह से हमीरपुर जिला में कई और पुलिसकर्मी भी इस खेल में शामिल हैं। बड़सर उपमंडल से संबंधित एक और पुलिसकर्मी ने भी इस खेल में मोटी कमाई की है। उक्त पुलिसकर्मी भी विभाग को अलविदा कह चुका है। कोविड काल में सबसे ज्यादा लूटे। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के नायकों ने कोरोना काल में सबसे अधिक लोगों को लूटा है। 2019 में क्रिप्टो करेंसी का यह खेल शुरू हुआ था और लॉकडाउन लगने के बाद शातिरों ने ऑनलाइन इसका अधिक से अधिक प्रचार किया। इसी दौरान शातिरों ने लोगों को ऑनलाइन आपस में जोड़ उनका ब्रेन वॉश कर लोगों से करोड़ों रुपए वसूले हैं। किसानों को 1.51 करोड़ का भुगतान। प्रदेश में 10 दिन में 1626.40 मीट्रिक टन धान की खरीद। प्रदेश 148 किसानों को धान की फसल का 1.51 करोड़ का भुगतान जारी किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में 10 दिन में किसानों से 1626.40 MT धान की खरीद की गई। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 9 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए गुरुवार तक 3,339 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। गुरुवार तक किसानों को 2,410 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। 2,203 रुपये प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा जिला कांगड़ा, धौला कुआं, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि रागी की फसल खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हमीरपुर जिला के पक्का परो और सिरमौर जिला के धौला कुआं, पांवटा साहिब और ददाहू में 4 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण लिए पोर्टल तैयार करके खोल दिया गया है। धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने hpapp.nic.in पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। स्मार्ट मीटर पर 10,000 खर्चा, बिजली बोर्ड को 1 रुपए की भी नहीं होगी आय, भांबला में बोले प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा। प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी फोरम बलदवाड़ा भांबला की मासिक बैठक की गई।
बैठक में पेंशनर्स को आ रही परेशानियों और उसके समाधान के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे समाधान के बारे में बताया। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा कि बोर्ड द्वारा उपभोक्ता को विद्युत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक स्मार्ट मीटर का खर्चा 10,000 रुपये आ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विद्युत मीटर की कीमत 500 रुपये है। स्मार्ट मीटर से विभाग को 1 रुपये की भी अतिरिक्त आय नहीं होगी। दोनों प्रकार के मीटर बराबर ही खपत दिखाते हैं, फिर स्मार्ट मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उल्टा विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार से बात चल रही है, जल्दी ही ओपीएस बहाल हो जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सभी सेवानिवृत्त व सेवारत कर्मचारी एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा, मेहर मदन, विधि चंद, रमेश व सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। टीजीटी पीजीटी को 25 से 25% कोटा, बीआरसीसी पॉलिसी में बड़े बदलाव, 15 साल की नौकरी वाले टीचर ही होंगे पात्र। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में नियुक्त होने वाले ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी बीआरसीसी की पॉलिसी में बड़े बदलाव कर दिए हैं। कैबिनेट में यह मामला लगा था और इसे संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई है। कुल 282 पदों पर बीआरसीसी नियुक्त किए जाएंगे। इन पदों के लिए स्कूल लेक्चरर्स को पहली बार पात्र बनाया गया है, लेकिन नियुक्ति के लिए 50% कोटा जेबीटी को और 25 से 25% कोटा अब टीजीटी और पीजीटी को मिलेगा। नई बात यह है कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर लगने के लिए 15 साल का सेवाकाल शिक्षक का होना चाहिए। जो शिक्षक इससे पहले कभी बीआरसीसी रह चुका है, वह दोबारा आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। इस पद के लिए चयन लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के द्वारा होगा और इंटरव्यू खुद शिक्षा सचिव लेंगे। इस पद पर 5 साल के लिए शिक्षा विभाग नियुक्ति देगा और इस दौरान शिक्षक का अपने स्कूल के साथ कोई लियन नहीं रहेगा, यानी बीआरसीसी नियुक्त होने के बाद स्कूल में वैकेंसी घोषित हो जाएगी, जिसे दूसरे टीचर से भरा जा सकेगा। शिक्षा विभाग के ड्राफ्ट में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं था, लेकिन कैबिनेट ने इस प्रावधान को भी पॉलिसी में जोड़ दिया है। पॉलिसी नोटिफाई होने के बाद राज्य के सभी 141 शिक्षा खंडों में प्रत्येक खंड में 2 बीआरसीसी एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन के लिए नियुक्त होंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने जमकर कोसी सरकार, कहा प्रदेश में विकास कार्य ठप। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों प्रतिदिन जिस प्रकार राम नाम की माला जपी जाती है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली है कि माला जपते रहते हैं और प्रदेश के समस्त विकास कार्यों को बंद कर दिया है। डा बिंदल ने कहा कि पिछले 1 साल में प्रदेश के अपने संसाधनों से एक भी नई सड़क का निर्माण कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। जितनी सड़कों, पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, वह सभी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें 4 लेन नेशनल हाईवे का पैसा 100% केंद्र की मोदी सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा 100% केंद्र सरकार दे रही है और प्रदेश की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और केंद्र की भाजपा सरकार पर दोषारोपण करने का काम कर रही है। डा बिंदल ने कहा कि पिछले 1 साल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में एक भी नया अस्पताल, एक भी नहीं पीएचसी, एक भी नया हेल्थ सब सेंटर नहीं खोला और न ही डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल की सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाया, अपितु गत भाजपा सरकार द्वारा चलाए गए चिकित्सा संस्थानों को बंद करने का काम किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। सैकड़ों स्कूल कॉलेज बंद करके प्रदेश की जनता को नायाब तोहफा दिया है।
कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है, उस लड़ाई में हिमाचल प्रदेश की जनता पिस रही है। हिमाचल की जनता विकास चाहती है। प्रदेश की जनता गारंटियां पूरी करने का इंतजार कर रही है। मानसिक तनाव से बढ़ रहे आत्महत्या के मामले। शिमला में 9 माह में 66 लोगों ने गले लगाई मौत। मानसिक तनाव के चलते आए दिन आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। शिमला जिला में ही जनवरी से सितंबर तक 9 माह में 66 लोगों ने आत्महत्या की है। अधिकतर मामलों में आत्महत्या करने के पीछे मानसिक तनाव ही कारण माना जा रहा है। शिमला में 66 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें 48 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। आत्महत्या के इन मामलों में 4 मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा 62 मामले 174 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं। आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोई घर की परेशानी से दुखी होकर फंदा लगा रहा है, तो कोई कारोबार ठप होने से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। शिमला के रोडू पुलिस थाना में एक महिला और एक पुरुष की आत्महत्या के मामले 306 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। देहा पुलिस थाना में भी एक पुरुष और महिला के आत्महत्या के मामले में 306 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा 174 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए मामलों में सदर पुलिस थाना शिमला के तहत 5 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस थाना छोटा शिमला के तहत 8 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। पुलिस थाना बालूगंज के तहत 5 पुरुषों, धली पुलिस थाना के तहत 2 पुरुषों, थियोग पुलिस थाना के तहत 4 पुरुषों, कुमारसेन पुलिस थाना के तहत 1 पुरुष और 4 महिलाओं, जुब्बल पुलिस थाना के तहत 4 पुरुष और 4 महिलाएं, रोडू पुलिस थाना के तहत 8 पुरुष और 2 महिलाएं, चौपाल पुलिस थाना के तहत 1 व्यक्ति, रामपुर पुलिस थाना के तहत 4 पुरुष और 1 महिला, कोटखाई पुलिस थाना के तहत 1, झाकड़ी पुलिस थाना के तहत 1, चिड़गांव पुलिस थाना के तहत 1 पुरुष, 1 महिला, न्यू शिमला के तहत 1 व्यक्ति, सुन्नी के तहत 2, कुपवी पुलिस थाना के तहत 1 पुरुष, 1 महिला व ननखड़ी में पुलिस थाना के तहत 1 महिला ने आत्महत्या की है। उधर एसपी संजीव गांधी ने कहा कि आत्महत्या के इन मामलों में 4 मामले 306 आईपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं। 62 मामले 174 आईपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं। मणिकर्ण में भांग मलते पकड़े 34 महानुभाव। पुलिस ने की रेड, लोगों ने खेतों में उगा रखे थे 2 लाख पौधे। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पुलिस ने वन विभाग और निजी भूमि में उगाई भांग के खेतों में रेड की। इस दौरान पुलिस ने 2 लाख से ऊपर भांग के पौधे बरामद किए। भांग की मलाई करते हुए पुलिस ने 34 लोगों को मौके पर धर दबोच लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ सदर थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार डीआईजी मंडी रेंज मधुसूदन की अगुवाई में कुल्लू पुलिस की टीम ने मणिकर्ण घाटी के दुर्गम क्षेत्रों में दबिश दी। टीम में एएसपी कुल्लू, डीएसपी कुल्लू, डीएसपी मनाली भी मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न जगहों पर भांग की खेती पाई गई। 6 केस कुल्लू थाने में दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 5 किलो 19 ग्राम चरस बरामद की है, जबकि 110 किलो 572 ग्राम भांग का बीज भी मौके पर बरामद किया है। यही नहीं, 91,000 रुपये नकद भी गिरफ्तार किए गए 34 लोगों से बरामद किए गए हैं। 1 बीघा 3,000 भांग के पौधे निजी भूमि पर पाए गए। वन भूमि 2 लाख पौधे पुलिस ने बरामद किए हैं।
मणिकर्ण घाटी के ग्राहण के साथ लगते रजक थाच में पुलिस ने रेड कर लोगों को भांग मलाई करते हुए धर दबोच लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने की है। बदलने वाला है भाग्य, इन राशि वाले लोगों के लिए बेहद शुभ है। शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र पर्व का शुभारंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन होगा। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा शारदीय नवरात्र की शुरुआत सूर्य और बुध द्वारा बनाए गए बुधादित्य योग में होगी। इसके साथ ही 30 साल उपरांत नवरात्र में शश योग व भद्र योग भी बन रहे हैं, जिससे कई राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इन राशियों की चमकेगी किस्मत। वृषभ, इस राशि वालों को शुभ संयोग से बेहद लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा धन दौलत में वृद्धि होगी। सफलता की राह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। कर्क, कर्क राशि वालों के लिए भी शुभ संयोग खुशियां व धन दौलत देगा। विदेश में नौकरी मिलने की राह भी आसान हो सकती है। तुला, इस राशि वाले जातकों की किस्मत चमकने वाली है। शुभ संयोग से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी तथा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मकर, नवरात्रि पर होने वाले शुभ संयोग से इस राशि वाले जातकों के सभी कष्ट दूर होंगे। किस्मत चमकने शुरू हो जाएगी। व्यापार में तरक्की होगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।